नमस्कार साथियों। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं टारगेट टू आरआरपी एएलपी मिशन के तहत सीबीटी 2 के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का चैप्टर वाइज डिटेल्ड एंड कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 में इस सब्जेक्ट का कितना सिग्निफिकेंट रोल है। यह एक अकेला सब्जेक्ट 50 मार्क्स कवर करता है, जो आपके सिलेक्शंस के लिए गेम चेंजर बन सकता है। अगर आप कॉन्फिडेंटली अपने सपने की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को डेडिकेटली फॉलो करें। अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, उसको ध्यानपूर्वक फॉलो करते हैं तो आप निश्चित रूप से अदर कैंडिडेट से एक कदम आगे रहेंगे, क्योंकि मेरे द्वारा एक्सप्लेन किए जाने वाले हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट आपकी आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए एक माइलस्टोन साबित होगा। तो हम जो आज कवर करने जा रहे हैं उसे हम बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के जो फर्स्ट चैप्टर है, कौन सा, मात्रक एंड मापन, यानी कि मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा। ठीक है, तो आज से जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के प्रीवियस क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए हम हमारी इस यात्रा को शुरुआत करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस सफ़र को, जो आपकी सक्सेस की तरफ एक मजबूत कदम होगा। तो स्टे फोकस्ड, स्टे डेडिकेटेड एंड लेट्स क्रैक इट टुगेदर। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, इफ़ यू वांट टू लीड, want to be confident, want to sharp your preparation, want to get 100% exam oriented content, then join hello pyq। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर मैंने हर एक क्वेश्चन के आगे उसका जो शिफ्ट है और उसकी जो डेट है एग्ज़ाम की, वो मेंशन की हुई है, ताकि आपको ये अंदाज़ा लगा सके, आप ये अंदाज़ा लगा सकें कि कैसे आरआरबी क्वेश्चंस को फ्रेम करती है। ठीक है, तो जिससे कि ये आपके कॉन्फिडेंस को एनहेंस करने में और बेहतर माइलस्टोन साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर राशि नहीं है? तो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए, स्पीड की, तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि स्पीड में केवल क्या होता है? केवल मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो कोई अगर वाहन है, वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, रफ्तार से चल रहा है, तो हमें केवल यह पता चलता है कि वह कितना तेज है, पर हमें डायरेक्शन नहीं पता चलती। ठीक है, तो ये स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, यानी वेलोसिटी की, तो वेग वेग एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेग की अगर बात करें तो ये क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, यानी कि सदिश राशि है। इसमें क्या होता है? परिणाम और डायरेक्शन दोनों होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई वाहन जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, रफ्तार से उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे वेलोसिटी। ठीक है, अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, यानी कि स्थानांतरण, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, और यह क्या है? एक प्रारंभिक बिंदु, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के और एंडिंग पॉइंट तक सीधी दूरी को दर्शाता है, जिसमें क्या होता है? जिसमें दिशा भी शामिल होती है। ठीक है, किसमें? डिस्प्लेसमेंट में। ठीक, बात करते हैं एक्सलरेशन की, यानी कि त्वरण की, तो त्वरण भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि एक सदिश राशि है। ठीक है, यह किसी वस्तु की वेलोसिटी में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को, वेलोसिटी में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। और इसमें क्या होती है? इसमें क्या है? इसमें दिशा भी होती है, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, किसको? एक्सेलरेशन को। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्पीड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसमें केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि परिमाण होता है, लेकिन इसमें दिशा शामिल नहीं होती, इसलिए यह क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। बाकी जो विकल्प हैं कौन कौन से? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन, ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी हैं, क्योंकि इनमें परिमाण के साथ साथ क्या होती है? डायरेक्शन होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी? निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक वेक्टर राशि है? अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो यह एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, संभवित ऊर्जा, यानी कि जो
पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड को दिखाती है और इसका जो डायरेक्शन से कोई रिलेशन नहीं होता। एग्जाम्पल अगर देखें तो यदि एक वस्तु पृथ्वी से 5 मीटर की दूरी पर रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, तो ये उसकी क्या है, संभावित ऊर्जा का मान होगा, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। इसमें क्या है, कोई डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी की अगर बात करें, इलेक्ट्रिक पावर, तो यह भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। विद्युत शक्ति ऊर्जा के समय के साथ उपयोग को मापती है, ठीक है। यानी कि जितनी एनर्जी को हम कंज्यूम कर रहे हैं और कितने टाइम के लिए हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं, उसको मापने का कार्य कौन करती है, ये करती है इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि जिसे हम पावर ही कहते हैं। और इसमें क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है, इसमें केवल परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती। बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, ऑप्शन सी की, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, अगर बात करें तो यह एक स्केलर राशि है और हालांकि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का एक निश्चित डायरेक्शन होता है, फिर भी इसे वेक्टर नहीं माना जाता, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, एक निश्चित डायरेक्शन होता है, लेकिन फिर भी इसे हम क्या, वेक्टर नहीं मानेंगे, क्योंकि यह डायरेक्शन के नियम यानी कि वेक्टर एडिशन रूल का पालन नहीं करती है। डाइपोल मोमेंट की अगर बात करें, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण की, तो यह एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसको रब कर देते हैं एक बार। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। यानी कि डाइपोल मोमेंट में मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, और इसमें क्या है, डायरेक्शन होती है। तो यह दिशा हमें, जो डाइपोल मोमेंट की जो दिशा होती है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। अगर हम बात करें एग्जांपल की, किसकी, डाइपोल मोमेंट की, तो मान लीजिए डाइपोल में हमारे पास प्लस क्यू और माइनस क्यू दो चार्ज हैं, ठीक है, और जिनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी है डी, ठीक। यहाँ पर इन दोनों के चार्ज के बीच की दूरी जो है वो डी है, ठीक। अब इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो कितना होगा, पी स्क्वल्स टू होगा क्यू इंटू डी, और क्यू क्या है, एक तरीके से चार्ज का मैग्नीट्यूड। अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन माइनस क्यू से लेकर के माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होगी, ठीक है। इसलिए क्या है, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी, वेक्टर क्वांटिटी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट है, तो यह है मोमेंटम की। कैसे, आइए देख लेते हैं कि मोमेंटम, इसे हिंदी में बोलते हैं संचलन, ठीक है। तो अगर हम मोमेंटम की अगर बात करते हैं तो इसका एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अगर हम बात करें इसके फॉर्मूला की, तो पी स्क्वायर टू होता है एम वी। ये जो ये जो यूनिट है इसकी, ये कैसे आया, तो यहाँ पर P इक्वल्स टू होता है एम वी, जहाँ पर M क्या है, ये होता है मास, यानी कि इसका मात्रक होता है कौन सा, केजी, और V क्या है, V रिप्रेजेंट करता है किसको, वेलोसिटी को, और इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अगर आप सेकंड को अगर ऊपर लेकर आएंगे तो ये S इनवर्स हो जाएगा। तो इसे अगर हम समझे इजीली, तो जब किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग को मल्टीप्लाई करते हैं, किसको, द्रव्यमान यानी M और वेलोसिटी वेग, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है मोमेंटम, ठीक है, यानी कि संवेग। तो अगर हम एग्जांपल देखें, तो यदि कोई 2 किलोग्राम की जो, अगर कोई 2 किलोग्राम की गेंद है, ठीक है, वो 3 मीटर पर सेकंड गति से चल रही है, ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड गति से चल रही है, तो इसका जो मोमेंटम होगा वो कितना होगा, 2 इंटू 3, यानी कि 6 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक। अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, तो पहली बात तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगर ऑप्शन बी की अगर बात करते हैं प्रेशर, तो प्रेशर का ऐसा ही मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है, पास्कल, ठीक है। ये प्रेशर का ऐसा मात्रक होता है पास्कल, जिसे पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसका केजी मीटर पर सेकंड से कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी की अगर बात करते हैं तो फोर्स का ऐसा मात्रक होता है कितना, न्यूटन, कितना होता है, न्यूटन, जो कि होता है किलोग्राम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। अगर हम बात करें इसके फॉर्मूला की, तो फॉर्मूला होता है किसका, फोर्स का, F इक्वल्स टू एम ए, जहाँ पर M क्या है, मास है, और ए क्या है, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। तो अगर हम इसका अगर यूनिट निकालें तो यूनिट क्या आएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। और ऑप्शन डी की अगर बात करते हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का ऐसा मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, क्या होता है, मीटर पर सेकंड, या फिर मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है।
कोई भी क्वांटिटी है, अगर हम उसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर जाते हैं तो वहाँ उसकी जो पावर है वो -1 हो जाती है। तो वेलोसिटी में इसमें क्या होता है, केवल लंबाई और समय का मात्रक होता है। तो यहाँ पर मास का कोई योगदान नहीं है। तो मोमेंटम इज द राइट आंसर। ठीक, हम नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट, निम्नलिखित में से किसका कोई मात्रक नहीं है। तो ऑप्शन ए की अगर बात करें, प्रेशर, तो प्रेशर का एसआई मात्रक अभी हमने देखा वो कितना होता है, वो होता है पास्कल, जिसे पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और यह होता है कितना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, या फिर यूँ कह लीजिए कि किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये कैसे आया, न्यूटन क्या होता है, न्यूटन होता है फोर्स का मात्रक। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो फोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास की क्या होती है, किलोग्राम होती है यूनिट। और एक्सेलरेशन की अगर बात करें यानी कि त्वरण की, तो वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको हम अगर हम न्यूटन की जगह रखते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा, किलोग्राम मीटर इनवर्स, मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को अगर हम यहाँ रखेंगे इस न्यूटन की जगह पर, तो यहाँ पर एक एम से ये कट जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम मैं इसको, ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है यानी फोर्स की जो यूनिट है कौन सी, न्यूटन, यानी कि किलोग्राम किलोग्राम मीटर मीटर पर सेकंड स्क्वायर को अगर मैं न्यूटन की जगह रखता हूँ और यहाँ पर क्या है, एम स्क्वायर मीटर स्क्वायर है, तो ये क्या आएगा, ये आएगा ये एस जो है ये नीचे चल जाएगा। ठीक है, एस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये आएगा केजी मीटर इनवर्स सेकंड -2। ठीक, तो यहाँ पर जो प्रेशर की यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, प्रेशर की यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर इनवर्स S-2, या फिर यूँ कह लीजिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका एक निश्चित मात्रक होता है। बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी क्या होती है, यानी कि घनत्व। तो घनत्व का एसआई मात्रक होता है, घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, यानी कि डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है कोई भी मास है, मास और वॉल्यूम के रिलेशन, मास और वॉल्यूम के रेशो को इंडिकेट करता है कौन, डेंसिटी। ठीक है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसका भी एक क्या है, निश्चित मात्रक होता है। तो इसका भी एक डेफिनेट यूनिट होती है। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होती है कौन सी, मीटर होती है। ठीक है, तो यह भी एक, ये डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका मात्रक हमेशा लंबाई को दर्शाता है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी रिलेटिव डेंसिटी यानी कि सापेक्ष घनत्व की, तो सापेक्ष घनत्व क्या है, एक रेशो होता है। क्या होता है, एक रेशो होता है। इसको रब कर देते हैं एक बार। तो सापेक्ष घनत्व क्या होता है, एक रेशो होता है, पर्टिकुलर रेशो। ठीक है, तो इसे किसी पदार्थ के डेंसिटी को जल के डेंसिटी से विभाजित करके निकाला जाता है। कोई भी अगर सब्सटेंस का जो डेंसिटी है, ठीक है, उसको हम वाटर की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो वो क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि यह दो समान डेंसिटी यानी कि दो समान राशियों का अनुपात होता है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता। ये क्या है, रिलेटिव है। ठीक है, रिलेटिव का कोई यूनिट नहीं होता है। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें, तो यदि किसी पदार्थ का घनत्व 5000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, मान लीजिए मैं एक अंदाजे से लेकर चलता हूं, अगर किसी पदार्थ का जो घनत्व है, कोई पदार्थ है, ठीक है, उसका अगर डेंसिटी अगर 5000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, और अगर हमें पता है कि वाटर का जो डेंसिटी होता है वो कितना होता है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, रिलेटिव डेंसिटी अगर मैं निकालूंगा तो इस पदार्थ का वाटर के रेस्पेक्ट में कितनी डेंसिटी होगी, तो उसका जो रेशो होगा वो मुझे क्या दिखाएगा, वो दिखाएगा रिलेटिव डेंसिटी, यानी कि 5000 डिवाइड बाय 1000। तो व्हाट वी विल गेट, तो वी विल गेट 5। ठीक है, तो 5 क्या है, ये यूनिट लेस है। ठीक है, तो यह केवल एक संख्या होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डेराइव्ड यूनिट, निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है। डेराइव्ड यूनिट का मतलब क्या होता है, तो देखिए अगर हम ऑप्शन ए की अगर बात करते हैं, लेंथ, तो लेंथ एक क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। इसका अगर हम एसआई यूनिट की अगर बात करें तो ये होती है मीटर, यानी कि जिसे हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, यह सीधे मापा जाता है और इसे डेराइव्ड नहीं कहा जाता। ये क्या है,
ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में होती है। कोई भी अगर आप यूनिट है, लेंथ है, उसको आप मीटर में ही मापेंगे, किसी भी तरीके से आपको डेराइव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, बात करें डेंसिटी की, घनत्व की, तो घनत्व एक क्या है? ये एक डेराइव्ड यूनिट है, यानी कि व्युत्पन्न मात्रक है। अगर हम बात करें इसके फॉर्मूला की, किसके? घनत्व के फॉर्मूला की, तो वो क्या होती है? डेंसिटी होती है। डेंसिटी इक्वल्स टू होता है क्या? मास पर वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम, ठीक है? यानी कि वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, पर यूनिट वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में कितना मास है, कितना द्रव्यमान है, वो क्या दिखाएगा? वो दिखाएगा डेंसिटी, ठीक है? कितने, अगर हम बात करें इस फॉर्मूला की, तो पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट आयतन में कितना मास स्टोर हो रहा है, कितना द्रव्यमान यूज हो रहा है, कितना द्रव्यमान हम ले रहे हैं, वो क्या दिखाएगा? वो दिखाएगा डेंसिटी, यानी कि घनत्व। तो अगर हम बात करें मास का मात्रक की, तो मास का मात्रक क्या होता है? मास का मात्रक होता है कितना? केजी में होता है, ठीक है? और अगर हम वॉल्यूम की अगर बात करें, वॉल्यूम की अगर बात करते हैं, तो इसका जो मात्रक होता है या इसकी यूनिट होती है, वो होती है मीटर क्यूब, ठीक है? तो इसलिए जो डेंसिटी होगी, तो डेंसिटी का जो एसआई मात्रक होगा, अगर हम मास की जगह यहाँ पर केजी रखते हैं और वॉल्यूम की जगह मीटर क्यूब रखते हैं, तो ये क्या है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा डेंसिटी का यूनिट। तो अगर आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पर डेराइव करके ये यूनिट गेन की है, किसकी? डेंसिटी की। तो डेंसिटी क्या है? एक डेराइव्ड यूनिट होगी, ठीक है? डेंसिटी की एक क्या होगी? डेराइव्ड यूनिट होगी, ठीक है? अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, टाइम की, तो टाइम भी एक क्या है? मूलभूत मात्रक है, यानी कि एक क्या है? फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है? जिसका एसआई मात्रक होता है कौन? सेकंड होता है। मास की अगर बात करते हैं, तो मास मास भी क्या है? एक फंडामेंटल यूनिट है और इसे डेराइव करने की आवश्यकता नहीं होती है, जिसका मात्रक होता है केजी, यानी कि किलोग्राम, ग्राम, और ये डिपेंड करता है कौन सा हम लेते हैं सिस्टम, ठीक है? एफपीएस लेते हैं, सीजीएस लेते हैं, कौन सी मात्रक पद्धति को हम अपनाते हैं। तो अगर हम बात करें, तो किलोग्राम इसका किसका? मास का, मास की यूनिट होगी, ठीक? अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऐसा यूनिट ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन ए की अगर बात करते हैं, तो न्यूटन किलोग्राम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, ये गलत है, ये नहीं होगा। और अगर हम बात करें ऑप्शन सी के साथ जाएं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, सबसे पहले अगर देख लेते हैं, तो ये क्या होता है? ग्रेविटेशनल स्थिरांक, यानी कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये क्या होता है? अगर हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो एफ इक्वल्स टू होता है क्या? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कैसे आया? देखिए, जब हम देखते हैं कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, वो उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है? एक फोर्स काम करता है, ठीक है? जिसे हम बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स। क्या है? वहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जिनका अगर मास देखें, तो यहाँ पर इसका अगर बात करें, इसका m1 होता है और इसका होता है m2, ठीक है? ये दोनों क्या है? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट, अगर ये दोनों अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में अगर डी डिस्टेंस है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल काम करेगा, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, वो क्या होगा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के मल्टीप्लाई और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है? मास के मल्टीप्लाई के तो समानुपाती होगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनके बीच की दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है? तो अगर हम इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा? एफ इक्वल्स टू होगा GM1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है? तो ये क्या है? जी क्या है? जी है एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। अगर हम यहाँ से जी का जो यूनिट है, अगर हम उसको निकालें, तो हम देखते हैं कि जो, इसको एक बार रफ रब कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ से अगर मैं इस जी की यूनिट निकालना चाहूँ, तो एफ की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है? न्यूटन होती है, ठीक है? जी को हम एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ये निकालना है। और m1 और m2, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है केजी स्क्वायर, केजी, ठीक है? तो दो मास है, तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है? क्या आएगा? किलोग्राम स्क्वायर। और जो दूरी है, दूरी को हम अगर हम बात करें, तो ये इसे हम लेते हैं किसमें? मीटर में, ठीक है? तो इसे ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से जो जी की वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन से देखें तो यहाँ पर ऑप्शन सी कितना होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, 1 सेकंड गाइस, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। किसके लिए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के लिए। जैसा कि आप देखते हैं कि 21 तारीख को ये शिफ्ट 2 में आया हुआ था, ALP CBT 2 में, ठीक है, जो प्रीवियस एग्जाम लगी थी उसमें, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज, गति का विमा सूत्र क्या होता है। तो अगर हम बात करें गति के विमा सूत्र की, तो यहाँ पर स्पीड क्या होती है, स्पीड का फॉर्मूला होता है, देखिए कोई भी अगर फॉर्मूला, अगर आपको कोई भी यूनिट निकालनी है या फिर कोई भी डायमेंशन निकालनी है, आपको उसका अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला के हिसाब से आप उसके वेरिएबल रखते जाइए और आपको डायमेंशन या फिर उसकी यूनिट अपने आप निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी बटे समय, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस किस में होती है, डिस्टेंस होती है मीटर में, यानी कि वो होती है लेंथ, ठीक है, यानी कि उसकी होती है लंबाई, ठीक है। और अगर टाइम की अगर बात करें तो टाइम जो है उसका जो विमीय सूत्र होता है, यानी कि उसकी डायमेंशन फॉर्मूला होता है, वो किस में होता है, उसे हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो अगर हम बात करें इसकी किसकी, स्पीड के गति सूत्र की, तो यहाँ पर हमारे पास एम, एल और टी होती है। तो एल अगर हम टी को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये टी इनवर्स हो जाएगा, तो L1 और टी इनवर्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर m के ऊपर कुछ m हमारे पास क्या है, मास तो है नहीं, ठीक है। तो इसलिए क्या है, द्रव्यमान का कोई योगदान नहीं है, तो यहाँ पर m के ऊपर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो m0 L1 t-1 इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, ठीक। तो अगर हम और ऑप्शंस की अगर बात करें तो ML-T-2 ये किसका होता है, ये होता है फोर्स का। कैसे, अगर देखते हैं एक बार, देखिए ये जो है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है वो फोर्स का होता है, फोर्स के लिए होता है, ठीक। फोर्स का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, MA, ठीक है, यानी कि मास इनटू एक्सलरेशन। तो फोर्स के अगर इसकी हम बात करें डायमेंशन की, तो M के लिए हम M एज इट इज रख देंगे, ठीक। और A जो होता है कि A क्या होता है, ए होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, एक का जो, अगर हम यूनिट की अगर बात करते हैं तो ये होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो मीटर क्या है, लेंथ की यूनिट है, तो लेंथ एल ऐसी एज इट इज आ जाएगा। और सेकंड स्क्वायर ये क्या है, टाइम की यूनिट है, कौन, सेकंड। तो अगर हम एस को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा टाइम, जो है टाइम -2, ठीक। तो ऑप्शन बी इज द यूनिट डायमेंशन ऑफ, ऑप्शन बी इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स, ठीक। अगर हम ऑप्शन सी की बात करते हैं तो सी क्या है, ये अगर हम बात करें M0L2T-2, ये होती है वर्क या फिर कोई एनर्जी की, ठीक है। कैसे, देख लेते हैं इसको भी एक बार। ऑप्शन सी को अगर देखते हैं तो ऑप्शन सी में वर्क की होती है, ये कौन, वर्क या फिर एनर्जी। तो वर्क का जो सूत्र होता है वो कौन कितना होता है, F/S, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, ये अगर फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर और ये एस डिस्प्लेसमेंट पर मूव करती है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो इस पर जो एनर्जी खर्च हुई है या फिर इस पर जो कार्य हुआ है वो F/S होगा, ठीक है। और यहाँ पर एस की जगह हम डी भी लिख सकते हैं, ठीक। डी क्या है, ये क्या है, एस, ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है एस, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस वर्क की, ठीक, तो यहाँ पर इसका अगर निकालना चाहें तो एफ की जगह हम रख देंगे क्या, फोर्स होता है M/A, और एस जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। अगर हम देखें इसके डायमेंशन फॉर्मूला को अगर निकालना चाहें तो एम की जगह, एम क्या है, मास है, तो मास की जगह एम लिख देंगे, कैपिटल एम, ठीक है। और एक्सलेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार ऐसा करते हैं और इसको इजी बनाने के लिए पहले इसकी यूनिट लिख देते हैं, किसकी, इन सबकी कंबाइंडली, ठीक। तो यहाँ पर एम जो है मीटर में होता है, सॉरी मास जो है वो किलोग्राम में होता है, तो इसे हम किलोग्राम में लिख देंगे, ठीक है, किलोग्राम। और ए जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और एस जो है डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होता है, वो होता है मीटर में, ठीक। तो अगर हम इनको देखें किसके रिस्पेक्ट में, डायमेंशन के रिस्पेक्ट में, डायमेंशन फॉर्मूला के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा हमारे पास, क्या बनेगा, ये बनेगा एम एल, ठीक है, ये एल स्क्वायर होगा,
क्योंकि यहाँ मीटर 2 है ना, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा मीटर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर, एल की पावर 2, और सेकंड का स्क्वायर यानी कि टी की पावर -2, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा। तो एम एल स्क्वायर टी -2 ये क्या है, ये वर्क की जो डायमेंशन फॉर्मूला है वर्क का वो हो जाएगा, ठीक। अगर हम ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी जो है ये ml2t-1 ये किसी के लिए शायद नहीं है, ठीक है, तो ये गलत है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन ए जो है ये लेंथ यानी कि ये दूरी का मात्रक है, ठीक है। प्रकाश वर्ष क्या है, एक लंबाई का मात्रक होता है, और एक प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है, एक ईयर में तय करती है, ठीक। तो प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक। यानी कि एक वर्ष में लगभग ये मतलब एक वर्ष में लगभग अगर आप बात करें सेकंड की, तो अगर आप सेकंड की अगर मेजरमेंट करेंगे तो एक वर्ष में लगभग कितना सेकंड होते हैं, लगभग 31 536 और 1000 इतने सेकंड होते हैं किसमें, एक साल में। तो इसलिए अगर हम प्रकाश वर्ष को अगर देखते हैं किसको, लाइट ईयर को, तो ये कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इंटू, अगर हम सेकंड की जगह अगर यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करें किससे, इस वाले नंबर से, किससे 31,536 1000 से, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास क्या 9.46 × 10⁻15 मीटर, ठीक है। ये क्या है, ये एक लाइट ईयर है, क्या है, एक प्रकाश वर्ष। तो हम देख सकते हैं ये इसकी जो यूनिट है वो मीटर में होती है, तो यहाँ पर क्या है, कह सकते हैं ये एक लेंथ की यूनिट है, क्या, प्रकाश वर्ष, ठीक। अगर हम बात करें ऑप्शन बी टाइम, तो यह क्या है, टाइम कोई यूनिट होती नहीं है, ठीक है। और मास द्रव्यमान, ये भी क्या है, एक जो किसी भी वजन को या फिर यूँ कहें द्रव्यमान जो है वो किसी कोई मात्रक होता नहीं है, ठीक है। अगर बात करें इसके इसके यूनिट की, तो वो होती है किलोग्राम, ठीक। और एरिया यानी कि क्षेत्रफल, तो प्रकाश वर्ष क्षेत्रफल का मात्रक नहीं होता है। क्षेत्रफल का अगर ऐसा ही अगर यूनिट देखें तो ये होती है मीटर स्क्वायर। हम किसकी बात कर रहे हैं क्षेत्रफल में, ठीक। तो यहाँ पर हमने देखा प्रकाश वर्ष के बारे में, और उसको अगर हम देखें तो यह 9.46 × 10⁻15 मीटर होती है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि अगर हम कहना चाहें किसको इससे रिलेट करना चाहें, कैसे कि अगर हमें यह कहना हो कि एक तारा जो है वो 10 प्रकाश वर्ष दूर है, तो इसका मतलब होगा कि उस तारे से पृथ्वी तक की दूरी जो है वो लगभग 9.46 × 10⁻15 इंटू 10 होगी, इंटू 10 कर दीजिए यानी कि 10⁻16 हो जाएगी, यानी इतना दूर है वो कौन, वो तारा, यानी 10 प्रकाश वर्ष इतना होता है, ठीक। तो यानी कि एक लंबाई का मात्रक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी हुज यूनिट कैन ऑल्सो बी, तो प्रकाश वर्ष एक ऐसी राशि का मात्रक है जिसका मात्रक भी हो सकता है, क्या हो सकता है। तो यहाँ पर अगर प्रकाश वर्ष की अगर बात करते हैं तो वैसे तो अभी हमने देखा था मीटर में किलोमीटर में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम ऑप्शन ए सेकंड, किलोग्राम और स्क्वायर मीटर देखें तो ये नहीं हो सकते। एंगस्ट्रॉम की अगर बात करते हैं तो एंगस्ट्रॉम क्या है, एक डिस्टेंस का मात्रक है, किसका, एक लंबाई का मात्रक है, जिसका मान अगर हम बात करें तो एक एंगस्ट्रॉम होता है कितना, 10⁻−10 मीटर होता है। तो प्रकाश वर्ष और एंगस्ट्रॉम दोनों ही क्या है, ये दोनों ही लेंथ के मात्रक हैं, लेंथ की यूनिट होती हैं। तो एक एंगस्ट्रॉम एक बहुत छोटी दूरी को मापने के लिए यूज किया जाता है, जबकि एक प्रकाश वर्ष यानी कि एक लाइट ईयर एक बहुत ही बड़ी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ particle in time t is given by s equals to at plus bt square where a and b are two constant. The dimensional formula of b is, तो हमें b का जो निकालना है कि किसी कण द्वारा जो समय t में तय की गई दूरी इस प्रकार दी गई है कि s इक्वल्स टू क्या है at प्लस बी टी स्क्वायर। तो जहाँ a और b क्या है, दोनों कांस्टेंट होते हैं, और b का जो विमा सूत्र है यानी कि डायमेंशन फॉर्मूला वो हमें निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन ए की अगर बात करते हैं, मतलब इस फॉर्मूला की अगर बात करते हैं तो फॉर्मूला में क्या है, s इक्वल्स टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक। अब इसमें क्या है, s जो है ये क्या है, डिस्टेंस की यूनिट है, ठीक, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है,
किसको? एस जो है वो दूरी को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसका मात्रक, जिसका जो विमा सूत्र होता है यानी कि डायमेंशन फॉर्मूला वो होता है एल, ठीक। और टी जो है वो समय होता है, जिसका विमीय सूत्र यानी कि डायमेंशन फॉर्मूला वो क्या होता है, इसका होता है कैपिटल टी, ठीक। तो ए टी और बी टी स्क्वायर, इनका जो अगर हम बात करें डायमेंशन फॉर्मूला, वो किसके इक्वल होना चाहिए? एल के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, जिससे हम जो बी है उसका विमा सूत्र निकाल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये क्या होगा, देखिए मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, एस इक्वल्स टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या है, एस क्या है, एस की जो यूनिट अगर देखें तो लेंथ में होती है, लेंथ मतलब एल, ठीक है। तो इस साइड अगर एल है तो इस साइड भी क्या है, एल में ही होना चाहिए इन दोनों का, ठीक। तो हमें इससे तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमें पूछा नहीं है, हमें क्या पूछा है, बी के बारे में पूछा है। किसके बारे में? बी के बारे में। तो हम इसको निकालना चाहेंगे, ठीक। तो बी टी स्क्वायर, अब मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक। तो अगर मैं बात करूँ बी टी स्क्वायर, ये क्या है, इसकी जो यूनिट होती है वो होनी चाहिए किसके, एल के इक्वल होनी चाहिए, इक्विवेलेंट होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर टी क्या है, टी है टाइम। तो टाइम का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल टी, ठीक, कैपिटल टी और स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ जो एल है वो एज इट इज आ जाएगा। तो बी की जो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टी अगर यहाँ जाएगा तो एल टी माइनस टू, ठीक, एल टी माइनस टू। और हमें पता है कि डायमेंशन फॉर्मूला को अगर हम द्रव्यमान के साथ लिखते हैं तो यहाँ पर क्या है, एम जो है, एम की कोई डायमेंशन नहीं है, तो एम को पावर जो है वो जीरो में लिखेंगे, ठीक। तो एम जीरो एल टी माइनस टू। तो यहाँ पर ऑप्शन ए देखें तो एम जीरो एल टी माइनस टू, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। देखिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पर आपको कोई फॉर्मूला दिया हुआ है और किसी भी कांस्टेंट के लिए आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए बोल रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको दोनों तरफ की जो डायमेंशन है, चाहे उसमें कितने ही कांस्टेंट हो, चाहे उसमें कितने ही टर्म्स हो, लेकिन दोनों तरफ डायमेंशन जो है वो सेम होनी चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर एस लिया और एस जो है वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, एल होती है। तो राइट हैंड साइड में भी हमें एल दिखना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की कोई नीड नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर प्लस है ना बीच में, तो प्लस से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो पता है कि एल अगर लेफ्ट साइड है तो राइट में भी एल हो, चाहिए कितने ही हो सकते हैं, कितने ही हो सकते हैं, ठीक है, कितने ही टर्म हो सकते हैं, तो हमें केवल एल देखना है। देखिए मीटर जो है, मीटर मीटर मीटर, ठीक है, यहाँ पर हो सकता है 10 मीटर हो या 5 मीटर हो या 7 मीटर हो। तो आप इन सबको जोड़ेंगे तभी तो 10 5 और 7 15 7 22 मीटर आएगा, 22 मीटर आएगा। तो ये मीटर क्या है, ये हमें ये निकालना है बस, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशन लेस, निम्नलिखित में से कौन सी राशि विमाहीन है, जिसके पास कोई डायमेंशन नहीं होती। तो वेलोसिटी का अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, एक तरीके से वेलोसिटी की यूनिट होती है और जिसकी यूनिट होती है उसका डायमेंशन फिक्स होता है, ठीक। तो वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो विमीय सूत्र होता है, विमीय सूत्र से पहले अगर हम देखें तो ये होता है मीटर पर सेकंड। तो अगर हम बात करें डायमेंशन की तो एम एल टी माइनस वन होता है इसका, ठीक, एम जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो लेंथ और टाइम से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह क्या है, विमाहीन नहीं हो सकता, ठीक। अगर हम बात करते हैं एंगल की यानी कि ऑप्शन बी, तो ये ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि एंगल क्या है, एक विमाहीन राशि है। एंगल का कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होता, क्योंकि यह एक अनुपात होता है, क्या होता है, एक रेशो होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो थीटा, थीटा क्या है, एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है और थीटा इक्वल्स टू होता है आर्क लेंथ बाय रेडियस। क्या होता है, आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, ठीक है। ये क्या होता है, थीटा होता है। और दोनों ही क्या है, दोनों ही मात्रक यानी कि आर्क लेंथ और रेडियस लंबाई लेंथ के होते हैं। तो इसका जो परिमाण होगा, परिणाम होगा, वो उसका कोई मात्रक नहीं होता। ये दोनों क्या है, लेंथ में होते हैं। किस में होते हैं, लेंथ, यानी कि इनकी कोई ना कोई यूनिट होगी लेंथ में, ठीक। तो इन इसलिए अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या थीटा निकलेगा, और दोनों को डिवाइड करने पर क्या है, ये विमाहीन हो जाएगा, यानी कि यूनिट लेस हो जाएगा, ठीक है, डायमेंशन लेस हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप ऑप्शन सी देखें तो यहाँ पर इसकी जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम और एरिया की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर, ठीक। तो इन सबकी क्या है, डायमेंशन होती है, ठीक।
नेक्स्ट देखते हैं, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो बल का विमा सूत्र क्या है? तो देखिए, हम यहाँ पर, आप अगर मेरे इस चैनल को फॉलो कर रहे होंगे तो यहाँ जितने भी क्वेश्चंस किए जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस का डीप एनालिसिस और उनका कंसेप्चुअल डिस्कशन होता है, और साथ ही जितने भी ऑप्शंस हैं उन सभी ऑप्शंस का ऑपरेशन होता है। तो आपको जो जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं डिफरेंट शिफ्ट में, डिफरेंट एग्जाम्स में, वो आपको ऐसे प्रतीत होंगे कि ये तो अभी अभी जस्ट पढ़ाई है। क्यों? क्योंकि हमने हर एक ऑप्शंस को भी अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, उनके बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ इस चैनल पर मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे कंटेंट की यही एक खासियत होती है कि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस का आंसर तक सीमित नहीं होता, हम उस क्वेश्चंस के इर्द गिर्द जितने भी कॉन्सेप्ट घूमते हैं या फिर जितने भी ऑप्शंस हैं उन सभी ऑप्शंस की चर्चा करते हैं, ताकि ये आपके माइंड में क्लैरिटी हो कि ऑप्शंस भी, जो ऑप्शंस उस क्वेश्चंस में दिए हुए हैं उनका उस आंसर से क्या लिंक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो बल का हमें जो विमा सूत्र है वो अभी हमने जस्ट निकाला था, लेकिन फिर भी हम बार बार निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन है और क्वेश्चन को सॉल्व करना ही यहाँ पर हम, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हैं। ठीक है, तो कितनी बार आए, एक तरीके से माइंड में क्लैरिटी लाएगा ये। ठीक, तो F इक्वल्स टू होता है क्या? मास इंटू त्वरण, यानी कि मास इंटू एक्सलरेशन। ठीक, तो मास की क्या होती है? किलोग्राम यूनिट होती है, और एक्सलरेशन की क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक, तो अगर हम इसको डायमेंशनल फॉर्मूला में लिखें तो किलोग्राम को लिखेंगे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो मीटर है, मीटर क्या है? ये एक लेंथ है। ठीक, तो लेंथ क्या है? इसको एल को एज इट इज लिख देंगे, और अगर एस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेकंड जो है इसका जो विमीय सूत्र होता है किसका? टाइम का, वो होता है टी, कैपिटल टी। तो कैपिटल टी को -2 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एस जो है ऊपर जाके बनेगा तो एस की पावर -2 हो जाएगा, और एस की जगह हम क्या रख देंगे? टी रख देंगे। तो MLT -2, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट स्ट्रेस। तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि तनाव यानी कि स्ट्रेस का प्रतिनिधित्व करती है? तो कौन सी भौतिक राशि है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स पर एरिया, पर यूनिट एरिया। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें स्ट्रेस, फोर्स और एरिया की, तो स्ट्रेस को फोर्स डिवाइड बाय एरिया, इस रेशियो में परिभाषित करते हैं। किसको? स्ट्रेस को। ठीक, तो जब कोई वस्तु विकृत होती है, ठीक है, और फिर अपने जो जो इनिशियल शेप है उसमें वापस लौटने की कोशिश करती है, तो जो बल उसे पुनर्स्थापित करने के लिए काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। ठीक, यहां पर आप देख रहे होंगे रिस्टोरिंग फोर्स। तो इस रिस्टोरिंग फोर्स को एरिया से डिवाइड किया जाता है, जिससे क्या है? स्ट्रेस निकलता है। क्या निकलता है? स्ट्रेस। ठीक, अगर हम रिस्टोरिंग फोर्स को, यहाँ पर मैंने क्या है, केवल फोर्स लिखा हुआ है। ठीक, तो इसे आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पुनर्स्थापन बल डिवाइड बाय क्षेत्रफल। ठीक, तो यह क्या है? स्ट्रेस की एक सही परिभाषा होती है। अगर हम बात करें स्ट्रेस की, एक बार और फिर से देख लेते हैं। स्ट्रेस की अगर बात करते हैं तो स्ट्रेस होता है तनाव, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक, डिवाइड बाय एरिया। तो यह बल और जो एरिया होता है उसके रेशियो के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, और जब किसी वस्तु पर बल लगता है, जब किसी वस्तु पर क्या है? बल लगता है, तो वह अपनी मूल स्थिति में वापस आने के लिए प्रयास करता है, जिसे क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, यानी कि वो रिस्टोर होना चाहता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो अगर एक रबड़ बैंड है, अगर कोई एक रबड़ बैंड है, उसको अगर हम फोर्स लगाया जाता है तो वह क्या है? अपने प्रारंभिक आकार में वापस आता है। तो उस पर लगने वाला जो स्ट्रेस होता है वही बल होगा जो रबड़ बैंड को अपने आकार में वापस लाने के लिए काम कर रहा है, और यह जो बल है वो क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है। ठीक है, जिसे हम स्ट्रेस के फॉर्मेट में निकालते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, फोर्स पर लेंथ, तो ये क्या है? तनाव क्या है? एक बल और क्षेत्रफल के अनुपात के रूप में होता है, न कि बल और लंबाई के अनुपात में। ठीक है, और अगर इम्पल्स पर वॉल्यूम देखें तो इम्पल्स और वॉल्यूम का अनुपात स्ट्रेस के रूप में नहीं होता है। ठीक है, तनाव का संबंध क्या है? फोर्स और एरिया से होता है, न कि संवेग और आयतन से। ठीक, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एसआई यूनिट, निम्नलिखित में से कौन सा एसआई यूनिट नहीं है। तो एसआई यूनिट की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन ए कूलाम, कूलाम जो है वो एसआई यूनिट नहीं है, ठीक है। और एसआई यूनिट की बजाय क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, कौन, कूलाम्ब, ठीक है। तो एसआई सिस्टम में, एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम में कूलाम्ब का आधिकारिक एसआई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि इसे हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो दूसरे एसआई मात्रकों जैसे कि एम्पियर हो गया, एम्पियर, ठीक है, सेकंड से जुड़ा हुआ होता है, कौन, ये कूलाम्ब जो है। तो कूलाम्ब के लिए एसआई मात्रक का नाम नहीं होता है, यह एक क्या है, संदर्भ मात्रक है केवल, ठीक है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। मीटर की अगर बात करते हैं तो मीटर क्या है, लेंथ के लिए यूज होता है, और किलोग्राम मास के लिए यूज होता है, और एम्पियर ये करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है। करंट के लिए एसआई मात्रक है, कौन, एम्पियर, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं। और आप देख रहे होंगे कि जो कूलाम्ब है ये क्या है, चार्ज की यूनिट होती है, और चार्ज क्या होता है, क्यू इक्वल्स टू होता है, क्यू इक्वल्स टू होता है आई टी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस यूनिट, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत मात्रक नहीं है। बेस यूनिट या फिर यूं कहे फंडामेंटल यूनिट जिसकी हमने बात की थी। तो अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, रेडियन, तो रेडियन एक कोणीय माप की इकाई होती है, किसकी, रेडियन जो है एक एंगुलर मेजरमेंट की यूनिट होती है, लेकिन यह एसआई सिस्टम में एक फंडामेंटल यूनिट नहीं होती। रेडियन एक क्या है, डायमेंशन लेस है, क्या है, डायमेंशन लेस, क्योंकि यह एक अनुपात होती है, एक क्या है, एक रेशियो होता है, वर्गाकार लंबाई का अनुपात, कौन, रेडियन, ठीक है। तो एसआई प्रणाली में रेडियन को एक प्रकार से यूनिट के रूप में माना जाता है, ठीक। अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, मोल, तो मोल क्या है, ये एक फंडामेंटल यूनिट है, और यह पदार्थ की जो मात्रा होती है, यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसके लिए यूज होता है। तो इसका जो एसआई मात्रक होता होगा वो क्या होगा, MOL, यानी कि मोल होगा, ठीक। तो और ऑप्शन सी की अगर बात करते हैं एम्पियर की, तो एम्पियर क्या है, ये एक फंडामेंटल यूनिट है जो कि इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज होती है, और इसका जो एसआई मात्रक होगा वो होगा ए, कैपिटल ए। और कैंडिला की अगर बात करते हैं तो कैंडिला भी एक फंडामेंटल यूनिट है, जो कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी, किसको, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, उसके लिए यूज होता है, और इसका जो एसआई मात्रक होगा वो होगा कि कौन, CD, ठीक। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा कि रेडियन जो है वो फंडामेंटल यूनिट नहीं होती, ठीक। इसे अन्य जो भी यूनिट्स हैं उनके रेशियो के रूप में परिभाषित किया जाता है, किसको, रेडियन को। नेक्स्ट देखते हैं। फेरेड पर मीटर इज द यूनिट ऑफ, तो फेरेड पर प्रति मीटर किसका मात्रक होता है, तो ये होता है परमिटिविटी का, किसका, परमिटिविटी का अगर आप हिंदी अर्थ निकालें तो ये होती है अनुमति। तो फेरेड प्रति मीटर को अगर एम लिखें तो एफ पर मीटर, ठीक है, इससे लिख सकते हैं। तो F/m ये परमिटिविटी का मात्रक होता है, यह एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कि पदार्थ की विद्युत क्षेत्र को संचालित करने की कैपेसिटी को मेजर करता है। कोई भी अगर कोई सब्सटेंस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को संचालित करने की जो कैपेसिटी होती है उसको मेजर करने का काम कौन करता है, ये होती है परमिटिविटी, ठीक है, यानी परमिट करता है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें विद्युत अनुमति यानी कि परमिटिविटी, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से, ठीक है। तो ईटा के लिए क्या है, एसआई मात्रक जो है वो फेरेड पर मीटर होता है, ठीक। अगर हम मटेरियल के रिस्पेक्ट में देखें तो हाई परमिटिविटी वाले जो कंटेंट, जो भी मटेरियल होते हैं उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड को अधिक आसानी से संचालित करती है, कौन, अगर जिसकी जो भी सब्सटेंस है, जो भी मटेरियल है, उसकी अगर हाई परमिटिविटी होती है तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड को अधिक आसानी से संचालित करती है, ठीक है। और अगर हम एग्जाम्पल देखें किसका, इसका हाई परमिटिविटी का, तो वैक्यूम में जो परमिटिविटी होती है वो ईटा 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, वैक्यूम की परमिटिविटी को। और इसका जो मान होता है वो कभी कभी पूछ लिया जाता है, किसकी, वैक्यूम में जो परमिटिविटी होती है वो होती है 8.854, ये एक बार रेलवे जेई ने पूछा गया था शायद, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है, मान होता है फेरेड पर मीटर, ठीक है। तो फेरेड पर मीटर एक पदार्थ के भीतर विद्युत क्षेत्र की जो स्ट्रेंथ है, यानी जो ताकत है, उसको मेजर करने में यूज होता है। ऑप्शन यहाँ पर सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है।
और अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस की, तो परमिएबिलिटी की यानी कि पारगम्यता, तो परमिएबिलिटी का जो मात्रक अगर बात करें इसकी यूनिट की, तो ये होती है हेनरी पर मीटर। क्या होती है? हेनरी पर मीटर। ठीक है। और यह क्या है? एक मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये मेजरमेंट होता है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक क्या है? ये एक माप है। कौन? परमिएबिलिटी। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की अगर बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का मात्रक यानी कि जो इसकी यूनिट होती है वो होती है साइमंस, यानी कि एस। इससे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एस से। सीमंस जो है वो एक इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का मात्रक होती है। ठीक है। तो अगर हम बात करें किसकी, जो परमिटिविटी की अगर बात कर ही ली हमने, वॉट पर स्टेरेडियन। वॉट पर स्टेरेडियन क्या है? यानी कि डब्ल्यू पर एस टी। ये क्या है? ये क्या है? रेडियन से संबंधित होता है, रेडिएशन से, यानी कि विकिरण से रिलेटेड होता है, विशेष रूप से ल्यूमिनस इंटेंसिटी से, न कि परमिटिविटी से। ठीक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हेनरी पर मीटर इज द यूनिट ऑफ। हेनरी पर मीटर किसका मात्रक है? तो ये है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का। और अगर हम बात करें विद्युत चालकता यानी कि इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, सॉरी इसका तो सीमेंस होता है। ये परमिएबिलिटी यानी कि पारगम्यता। पारगम्यता यानी कि परमिएबिलिटी का मात्रक होता है क्या? हेनरी पर मीटर। हेनरी पर मीटर। ठीक है। और अगर हम बात करें पारगम्यता की, तो पारगम्यता क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की विशेषता होती है, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की एक स्पेसिफिकेशंस होती है, न कि किसी। ठीक। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की, तो इसका होता है सीमंस। ठीक है। जिसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और परमिटिविटी की अगर बात करते हैं, परमिटिविटी की, जो कि अभी हमने देखा, ये होता है फेरड पर मीटर। क्या? फेरड पर मीटर। ठीक है। यानी कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होता है। ठीक। और वॉट पर मीटर, वॉट पर स्टेरेडियन की अगर बात करते हैं, तो यह विकिरण से संबंधित है, यानी कि रेडियन से रिलेटेड करता, रेडिएशन से रिलेटेड है। ठीक है। जो कि ल्यूमिनिसिटी के लिए उपयोग होता है, उसके लिए यूज होता है, न कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिए। तो यहाँ पर हमने बात की थी हेनरी पर मीटर की, जिसका राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन ए। ठीक। तो इस ऑप्शन को अगर हम और अच्छे से देखें, तो परमिएबिलिटी क्या होती है कि यह किसी भी मटेरियल की वह विशेषता होती है जो यह दर्शाती है कि मटेरियल या फिर कोई भी सब्सटेंस है उसका मैग्नेटिक फील्ड को कितनी आसानी से प्रवाहित होने देती है। जो वो मटेरियल है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कितनी आसानी से प्रवाहित होने देती है, ये होती है परमिएबिलिटी। यानी कि परमिएबिलिटी यानी परमिशन देती है, क्या देती है? परमिशन देती है किसको? मैग्नेटिक फील्ड को फ्लो करने की। ठीक। और इसका जो एसआई मात्रक हमने देख लिया, ये होता है हेनरी पर मीटर। ठीक। तो अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पर, तो वैक्यूम की लेते हैं, तो वैक्यूम की परमिटिविटी को हम म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। ये क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जाम में पूछा भी गया है कि वैक्यूम की परमिबिलिटी कितनी होती है, तो वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। और यह मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ रिलेशन होता है इसका, किसका? परमिबिलिटी का। ठीक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेराइव्ड यूनिट। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक नहीं है? तो डेराइव्ड यूनिट की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मोल एक क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है। जो कि पदार्थ की मात्रा या फिर यूं कहें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। यानी कि पदार्थ की मात्रा के लिए यूज होता है। यह एसआई प्रणाली का एक बुनियादी मात्रक होता है, फंडामेंटल यूनिट होता है। जबकि जो वोल्ट है, रेडियन है और ल्यूमेन है, ये सब क्या है? ये एक तरीके से सभी डेराइव्ड यूनिट है। ठीक है। ये क्या है? फंडामेंटल यूनिट है और ये सब क्या है? डेराइव्ड यूनिट है। ठीक है। जो कि अन्य जो फंडामेंटल यूनिट है उनके मात्रकों से, उनकी यूनिट से व्युत्पन्न होते हैं। अगर हम बात करें मोल के मान की, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मोल के मान की, एक मोल होता है क्या? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है। यानी कि एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतने कण होते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें ऑप्शन बी, वोल्ट। ठीक है। वोल्ट, तो वोल्ट क्या है? एक डेराइव्ड यूनिट है। वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। विद्युत दाब या फिर यूं कहें विद्युत विभव, इनके लिए यूज होता है और इसका एसआई मात्रक होता है वी। और इसे हम क्या है? अन्य जो भी बुनियादी मात्रक हैं या फिर यूं कहें फंडामेंटल यूनिट्स हैं, उनसे इसे उत्पन्न किया जाता है। रेडियन की अगर बात करते हैं, तो रेडियन भी क्या है? एक
जो डेराइव्ड यूनिट है, ठीक है, सॉरी, ये इसका कोई मात्रक नहीं होता, किसका, रेडियन का। ये क्या है, डायमेंशन लेस है, कौन, रेडियन है। इसे अभी जस्ट एक शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है, एक जो प्रीवियस क्वेश्चन आया था वो रेडियन से रिलेटेड था, ठीक है। क्योंकि जो रेडियन होता है वो क्या होता है, एक रेशो होता है, केवल एक रेशो होता है, ठीक। और अगर बात करें इसके एसआई सिस्टम में, तो एसआई प्रणाली में इसे एक यूनिट के रूप में माना जाता है, ठीक। और ऑप्शन डी की अगर बात करते हैं, ल्यूमेन की, तो ल्यूमेन क्या है, एक डेराइव्ड यूनिट है, और यह ल्यूमिनस फ्लक्स या फिर यूं कहें ल्यूमिनसिटी, उसको मेजर करने के लिए यूज होता है। और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एल एम, ठीक। तो यहाँ पर हमने बात की, ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस यूनिट। तो निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत मात्रक है। बेस यूनिट का मतलब क्या होता है कि जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है नेचर में, जैसे लेंथ है, लेंथ क्या है, वो ऑलरेडी वो मीटर में ही मेजर होगी, ठीक है, वो ऑलरेडी फिक्स्ड है भाई, इस चीज की एक लेंथ होती है, ठीक, वो होती है, वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में होती है, ठीक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस यूनिट, तो अगर हम बात करें ऑप्शन ए यानी कैंडेला, तो कैंडेला बिल्कुल ये एक फंडामेंटल यूनिट होती है, और इसे हम सीडी से मेजर करते हैं, सीडी से डिनोट करते हैं, ठीक। और कैंडेला ल्यूमिनसिटी या फिर क्यों है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसको मेजर करने के लिए यूज होता है, कौन, कैंडेला। ल्यूमिनस ल्यूमिनस इंटेंसिटी की अगर कोई यूनिट पूछे तो वो होती है कैंडेला, ठीक है। और कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो जो प्रकाश, ये क्या होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता, ठीक है, ज्योति तीव्रता। तो जो कि प्रकाश स्रोत या फिर जो भी लाइट का सोर्स है, उसके उसके प्रकाश उत्सर्जन यानी कि जो लाइट एमिट हो रही है उसकी स्ट्रेंथ को मापने के लिए यूज होती है, ठीक है, उसको स्ट्रेंथ को मापता है, ठीक। तो इसे हम सीडी से डिनोट करते हैं, ठीक। और यह एक फंडामेंटल यूनिट है। बात करें हर्ट्स की, तो हर्ट्स क्या है, हर्ट्स एक, सॉरी, यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट की बात, हाँ बिल्कुल। और हर्ट्ज जो है ये क्या है, डेराइव्ड यूनिट है, क्या है, डेराइव्ड। अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज क्या है, फ्रीक्वेंसी को मापता है। और इसका ऐसा अगर मात्रक देखें तो ये होता है हर्ट्ज, एच जेड, जो समय में प्रति साइकिल की संख्या होती है। यानी कि हर्ट्ज की अगर बात करें तो एफ इक्वल होता है 1/t, ठीक है, जो कि रिलेट करता है किससे, टाइम से। तो ये क्या है, एक डेराइव्ड यूनिट है, यानी कि डेराइव किया गया है इसको, किसको, फ्रीक्वेंसी को, तब जाकर के हर्ट्ज आया है। रेडियन की अगर बात करते हैं तो रेडियन कई बार आ गया है कि रेडियन एक डायमेंशन लेस मात्रक होता है, और यह ऐसा ही प्रणाली में फंडामेंटल यूनिट के रूप में नहीं माना जाता। यह केवल क्या है, एक जो एंगल मेजर होता है, मतलब कोणीय माप होता है, ठीक है, जो अन्य मात्रकों के अनुपात के रूप में परिभाषित होता है, कौन, रेडियन, ठीक। ओम की अगर बात करते हैं तो ओम क्या है, एक डेराइव्ड यूनिट है, और यह विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, उसको मेजर करता है, और इसका मात्रक होता है कौन, ओम, ठीक। यानी ये इसका सिंबल होता है, ठीक। तो ये क्या होता है, ये अन्य जो भी फंडामेंटल यूनिट्स है उनसे इनको डेराइव किया जाता है, किसको, ओम को। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कैटल इज द यूनिट ऑफ, तो कैटल किसका मात्रक होता है, तो कैटल होता है कैटलिक एक्टिविटी, क्या, कैटलिक एक्टिविटी या फिर कहें संवर्तक क्रियावली, ठीक। तो कैटल एक डेराइव्ड यूनिट है जो कि कैटलिक एक्टिविटी के लिए यूज होता है। और कैटल यानी कि केट एक क्या है, रासायनिक प्रतिक्रिया है, क्या है, एक रासायनिक रिएक्शन के दौरान जो भी कैटालिटिक एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, उनके रेट को मापता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें अगर कोई उत्प्रेरक को उसकी जो इंटेंसिटी या फिर उसकी जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए कोई उत्प्रेरक का यूज करते हैं, तो उत्प्रेरक को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक। तो कैटालिटिक एक्टिविटी को मेजर करने के लिए कैटल यूज होता है, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं ऑप्शन बी, स्ट्रेस की, तो तनाव, स्ट्रेस का मात्रक होता है कौन, पास्कल, क्या होता है, पास्कल, ठीक। इसका एसआई मात्रक की अगर बात करें तो पी स्क्वायर होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक। और पास्कल जैसा कि हमने देखा कि बिल्कुल प्रेशर का, एक तरीके से प्रेशर ही मान लीजिए, जो दाब होता है, पास्कल प्रेशर का जो दाब का जो मात्रक होता है वो कौन होता है, पास्कल। और प्रेशर हमने देखा पी स्क्वायर होता है एफ बाई ए, पी स्क्वायर होता है एफ बाई ए। तो एफ क्या है, न्यूटन, और ए क्या है, मीटर स्क्वायर एरिया, ठीक। पर यूनिट एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है वो होता है दाब। यहाँ पर बात हो रही है स्ट्रेस, तो स्ट्रेस भी एक तरीका क्या है, दाब होता है, ठीक। तो अगर बात करें कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस क्या होता है, यह इसका जो मात्रक की अगर बात करें तो ये होता है फेरड, क्या होता है, फेरड, ठीक। जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से।
और एंट्रोपी की अगर बात करते हैं तो एंट्रोपी का मात्रक होता है जूल पर केल्विन। एंट्रोपी का मात्रक होता है जूल पर केल्विन। ठीक, तो यहाँ पर हमने देख लिया, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा कैटालिटिक एक्टिविटी। ठीक, यानी कि यह उस रेट को मेजर करता है जिस पर एक कैटलिस्ट जो है वो किसी केमिकल रिएक्शन को गति प्रदान करता है, उसकी स्पीड को एनहेंस कर देता है, उसकी स्पीड को एनहेंस कर देता है। ठीक, तो उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो यदि कोई कैटलिस्ट 1 सेकंड में 1 मोल पदार्थ को रूपांतरित करता है तो उसकी क्या है, उसकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो 1 कटल होगी। ठीक है, 1 कटल होगी। समझ में आया कि अगर कोई कैटलिस्ट है, वो 1 सेकंड में कोई 1 मोल पदार्थ है, ठीक है, उसको 1 सेकंड में उस पदार्थ को रूपांतरित कर देता है, उसको चेंज कर देता है, चेंज द फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, उसकी फॉर्मेशन में चेंज कर देता है, तो उसकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है वो 1 कटल कहलाएगी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज नॉट हैव एन एसआई यूनिट। तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए की अगर बात करें तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज नॉट एन एसआई मात्रक। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का अगर एसआई, ये क्या होता है, एफ इक्वल्स टू होता है 1/t। ठीक, यानी कि पर साइकिल में, पर सेकंड साइकिल यानी एक चक्र प्रति सेकंड में कितना हो रहा है वो दिखाएगा, क्या, फ्रीक्वेंसी को दिखाएगा। ठीक, और अगर बात करें ऑप्शन बी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये होता है मोल, इसकी एसआई यूनिट होती है मोल। और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की ये होती है कैंडला। ठीक है, यानी कि प्रकाशीय तीव्रता ये होती है कैंडला, CD। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी की अगर बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी का भी जो, अगर हम बात करें तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्स। ठीक है, तो आई थिंक जो ऑप्शन है ये फ्रीक्वेंसी के बारे में, वो जानकारी में शायद कोई गलतफहमी हो सकती है इसमें। ठीक है, क्योंकि इसका जो एसआई मात्रक है, एसआई यूनिट है, वो वास्तव में हर्ट्स है, जो कि एक जो स्टैंडर्ड एसआई यूनिट है किसकी, फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, ऑप्शन सी इसके राइट नहीं होंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, 1 माइल इज अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू। तो 1 मील लगभग बराबर होता है, किसके बराबर होता है 1 मील? तो यह होता है 1.6 के, किसके, 1.6 किलोमीटर। 1.6 किलोमीटर, 1 मील को लगभग 1.6 किलोमीटर माना जाता है। इस जो फॉर्मेशन का जो चेंज है, ठीक है, इसका यूज सामान्य रूप से लंबाई को मेजर करने के लिए किया जाता है, विशेषकर अमेरिका और जो भी अन्य देश है जहां पर क्या है, माइल्स का यूज करते हैं। किसका, माइल्स का। अपने यहाँ तो किलोमीटर वगैरह जैसे चलता है, ठीक है, वहां मील का यूज किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम इज मेजर्ड इन। किसी प्रणाली को आपूर्ति की गई ऊष्मा किस में मापी जाती है? तो जो ऊष्मा है वो किस में मेजर की जाती है, वो की जाती है जूल में। ठीक है, हीट का जो ऐसा मात्रक होता है वो कौन होता है, जूल होता है। और 1 जूल वह ऊष्मा होती है जो 1 किलोग्राम, 1 जूल अगर हम ऊष्मा की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, 1 किलोग्राम जो मास है यानी कि द्रव्यमान, उसके 1 किलोग्राम द्रव्यमान के 1 किलोग्राम वस्तु का तापमान। ठीक है, कोई भी मास है, कोई वस्तु है, उसका अगर 1 किलोग्राम द्रव्यमान है तो उसका तापमान जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए यूज होती है। कौन, ये जूल, 1 जूल। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम बात करें बिल्कुल और कंसेप्चुअली, तो जो ऊष्मा मतलब जो हीट होती है यानी जूल होती है, जो एक ऐसा ही मात्रक है जो हीट या फिर कहे एनर्जी उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको समझने का एक ही तरीका यह है कि यदि आप किसी वस्तु को गर्म कर रहे हैं तो जितनी ऊर्जा आप उसमें डालते हैं वह ऊष्मा के रूप में मापी जाती है और उसका मात्रक होता है जूल। ठीक, एम्पियर आपने जानते ही हैं कि करंट होती है, करंट की यूनिट होती है वोल्टेज, किलोवाट की अगर बात करें तो ये होती है पावर की। और डिग्री केल्विन होती है टेम्परेचर की। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, विच मीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ हीट। तो ऊष्मा मापने के लिए कौन सा मीटर यूज होता है? तो ये होता है कैलोरी मीटर। ठीक है, कैलोरी मीटर। तो कैलोरी मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज हीट मेजर करने के लिए होता है। इसे विशेष रूप से जो टेम्परेचर, तापीय ऊर्जा के माप के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, और कैलोरीमीटर का जो यूज़ है वो ऊष्मा परिवर्तन यानी कि जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन है उसको मेजर करने के लिए होता है, जैसे किसी पदार्थ की गर्मी या फिर ठंडक में उसमें परिवर्तन होता है तब।
ठीक, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एनर्जी मीटर की अगर बात करते हैं तो एनर्जी मीटर कहाँ यूज होता है, तो यह क्या है, ऊर्जा की जो कुल खपत है यानी कि कितनी एनर्जी कंजप्शन हो रही है उसको मेजर करने के लिए होता है। अमीटर जो है ये करंट को मेजर करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए होता है। और वॉट मीटर जो है ये पावर को मेजर करने के लिए होता है। किसको? पावर को। अमीटर क्या है? करंट को। ठीक, ये हीट को हो गया। और एनर्जी मीटर क्या है? एनर्जी को, कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। ठीक, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन यू कन्वर्ट 1 इंच फ्रॉम ब्रिटिश टू एसआई यूनिट इट बिकम्स। तो जब आप ब्रिटिश इकाई से एसआई यूनिट में 1 इंच को बदलते हैं तो यह कितने सेंटीमीटर हो जाता है? तो डायरेक्ट आंसर है 2.54 सेंटीमीटर। कितना? 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच बराबर कितना होता है? ये होता है 2.54 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, द एसआई यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटीज। तो विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? रजिस्टिविटी की अगर बात कर रहे हैं हम तो यहाँ पर विद्युत प्रतिरोधकता उसका होता है ओम मीटर। ऑप्शन बी, इसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो, ठीक, RHO, रो। ठीक, और यह क्या है? पदार्थ की उस कैपेसिटी को मेजर करता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने का प्रतिरोध करता है। ठीक, तो 1 ओम मीटर वह रजिस्टिविटी है या फिर कहें वह प्रतिरोधकता है जिसमें 1 मीटर लंबाई और 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला पदार्थ हो, और वह क्या है? 1 ओम प्रतिरोध को दिखाता हो। ठीक है, अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, R=ρL/A होता है। ठीक, तो रो क्या है? अगर हम रो की यूनिट की अगर बात करें तो रो की यूनिट के लिए हमें RA/L होगा। ठीक है, इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो रेजिस्टेंस की होती है ओम, और जो एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। ठीक है, और लेंथ होती है मीटर। ठीक, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो ओम मीटर, क्या ओम मीटर, ये किसकी यूनिट आ गई? रो की यूनिट आ गई। ठीक है, तो अगर हमारे पास 1 ओम मीटर क्या होता है, 1 ओम मीटर क्या होता है कि वह प्रतिरोधकता है या फिर वह रजिस्टिविटी है जिसमें 1 मीटर लंबाई और 1 वर्ग मीटर एरिया वाला जो पदार्थ होता है, कोई पदार्थ है, ठीक है, उसको, उसके 1 ओम को दिखाता है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। और बात करें टेस्ला की, तो टेस्ला क्या है? टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसका एसआई मात्रक होता है। कौन? टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। एम्पियर की अगर बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट है, इलेक्ट्रिक करंट। और वोल्ट पर मीटर की अगर बात करें तो यह क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर, यानी पर मीटर मतलब पर यूनिट लेंथ में कितना वोल्टेज जा रहा है, तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाएगा। ठीक है, वोल्ट पर मीटर। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा? तो इसका होगा वोल्ट। ठीक है, वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई मात्रक वोल्ट। 1 वोल्ट वह पोटेंशियल डिफरेंस है, 1 वोल्ट वह पोटेंशियल डिफरेंस है जब 1 जूल ऊर्जा, और 1 जूल ऊर्जा जो है वो 1 कूलम आवेश पर काम करती है। ठीक है, वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे हम? W/Q। W क्या है? ये क्या है? एनर्जी। ठीक है, और ये क्या है? चार्ज। ठीक है, तो 1 वोल्ट क्या होगा कि वह पोटेंशियल डिफरेंस होगा जब 1 जूल ऊर्जा जो है, 1 जूल ऊर्जा, ठीक है, वो कभी कभी जो है मतलब कोई फॉर्मूला है उसका एक्सपेंशन ऐसे दे दिया जाता है। किसका? उस फॉर्म में, किस फॉर्म में? मतलब थ्योरेटिकल फॉर्म में। तो आपको इसे भी समझना होगा कि कैसे इसका फॉर्मेशन चेंज हो सकता है, किसका फॉर्मूला का। तो 1 जूल ऊर्जा 1 कूलम आवेश पर काम करती है, वो क्या होता है? ये होता है 1 वोल्ट। ठीक है, और इसे V से रिप्रेजेंट करते हैं। बात करें कूलाम की तो ये होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रक। टेस्ला जो है, अभी मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और एम्पियर की बात करते हैं तो एम्पियर होती है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं,
जनरली द कैपेसिटी ऑफ अ बैटरी इज एक्सप्रेस्ड इन, सामान्यतः बैटरी की क्षमता किस में व्यक्त की जाती है? तो ये की जाती है एम्पियर आवर में। ठीक है, एम्पियर आवर में। तो अगर बात करें तो एक एम्पियर, जैसे बैटरी पे आपने देखा होगा कि यहाँ वहाँ लिखा होता है कि 1 एम्पियर आवर, 1 एम्पियर आवर। इसका मतलब होता है कि बैटरी 1 घंटे तक 1 एम्पियर विद्युत धारा दे सकती है। 1 घंटे तक 1 एम्पियर विद्युत धारा दे सकती है। तो बैटरी कैपेसिटी का यह यूनिट बताता है कि बैटरी कितने देर तक बिजली प्रदान कर सकती है, लाइट दे सकती, इलेक्ट्रिसिटी प्रदान कर सकती है। ठीक है, तो एम्पियर आवर बैटरी की कैपेसिटी का ऐसा ही मात्रक है और इसे बैटरी की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो अगर किसी बैटरी की कैपेसिटी 5 एम्पियर आवर है, तो इसका मतलब है कि बैटरी 5 घंटे तक 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर सकती है, या फिर यूं कहें कि 1 घंटे में 5 एम्पियर देगी। तो यह क्या है, बैटरी के परफॉर्मेंस के समय, बैटरी के संचालन के समय जो उसकी लिमिट है और उसकी एनर्जी है, उसकी कैपेसिटी को इंडिकेट करता है। ठीक, टेस्ला की हमने बात की थी, टेस्ला का आ गया है। तो यही तो फायदा होता है कि बार बार आप हर एक ऑप्शंस को किस तरह से बार बार उसे डिफाइन करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो टेस्ला की हमने बताया कि ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि चुंबकीय क्षेत्रीय तीव्रता, उसकी उसकी जो एसआई यूनिट होती है। और बात करें किलोवाट आवर की, तो यह ऊर्जा की मात्रा होती है, एनर्जी यूनिट होती है। ठीक है, किलोवाट आवर, जो कि मेनली इलेक्ट्रिक एनर्जी के उपयोग के लिए प्रयोग की जाती है। और बैटरी कैपेसिटी आमतौर पर एम्पियर घंटे में व्यक्त की जाती है, जो कि हमने अभी देख लिया। ठीक, और एम्पियर की अगर बात करते हैं तो एम्पियर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा ही मात्रक होता है। इन दोनों में क्या अंतर है? किलोवाट आवर क्या है? किलोवाट आवर होता है कि जो ऊर्जा की मात्रा, यानी कि एनर्जी यूनिट होती है। ठीक है, और एम्पियर आवर क्या है? उस बैटरी की कैपेसिटी होती है कि कितनी देर तक ये बैटरी चल सकती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ट्रांसफर्ड हीट एनर्जी? स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन डी, जूल। ऊर्जा की बात की हुई है, तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ठीक है, अगर हम इसको समझें जूल को, तो एक जूल वह ऊर्जा होती है, एक जूल वह ऊर्जा होती है जो कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 1 मीटर की दूरी पर, 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 1 मीटर की दूरी पर, तो 1 किलोग्राम जो मास है उसको 1 मीटर की जो डिस्टेंस है उसकी उतनी दूरी पर 1 न्यूटन का बल देने के लिए यूज होती है, वो होता है 1 जूल एनर्जी। ठीक है, तो ऊष्मा ऊर्जा के मामले में वह उस ऊर्जा को मापने के लिए प्रयोग की जाती है जो किसी भी सिस्टम में स्थानांतरित होती है, ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो हमने देखा कि जूल जो है वो ऊष्मा ऊर्जा यानी कि हीट एनर्जी का ऐसा ही मात्रक होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसे क्या है, ऊर्जा या फिर हम कह सकते हैं वर्क, उसको मेजर करने के लिए यूज होता है। ऊर्जा, ऊर्जा कहें या फिर कहें वर्क, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए यूज होता है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर एग्जाम्पल देखें तो अगर आप किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं तो जो ऊर्जा उसे गर्म करने के लिए दी जाती है वह जूल में मापी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, केल्विन की, तो केल्विन क्या है? केल्विन टेम्परेचर का ऐसा ही मात्रक है। एम्पियर ये इलेक्ट्रिक करंट का है, और किलोवाट जो है ये इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा ही मात्रक है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ मोमेंटम? तो निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का मात्रक है? संवेग का मात्रक की बात करें तो P इक्वल्स टू होता है mv। ये इसका फॉर्मूला होता है किसका? संवेग का, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मोमेंटम की अगर बात करें तो मोमेंटम को कोई भी मॉलिक्यूल है उसके मास और उसकी वेलोसिटी का गुणनफल माना जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी हमने देखा, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक, अगर मान लीजिए कोई, अगर आपके पास कोई एक मॉलिक्यूल है, उसका द्रव्यमान अगर 2 किलोग्राम है, ठीक है, और उसकी गति गति जो मूव कर रहा है वो 3 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रहा है, तो उसका जो संवेग होगा वो 6 किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया था कि मोमेंटम क्या होता है। तो P इक्वल्स टू एम बी, इसकी अगर हम यूनिट निकालना चाहें तो ये होती है किलोग्राम, और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, सेकंड को अगर आप ऊपर लेकर जाएंगे न्यूमरेटर में तो ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तो किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर क्या है? ये क्या है, एक तरीके से टॉर्क होता है। क्या होता है? टॉर्क। टॉर्क
या फिर यूँ कहें कि ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक? और बात करें किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, तो ये क्या है? फ़ोर्स का एसआई मात्रक है। किसका? ये होता है फ़ोर्स का, ठीक है? और किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ये तो कोई ऐसा मात्रक होता नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? F इक्वल्स टू ma, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, तो बल का सीजीएस मात्रक क्या होगा? तो ये होगा डाइन, DYNE, डाइन, ठीक है? तो अगर हम बात करें डाइन, तो एक डाइन वह बल होता है जो कि 1 ग्राम मास को, बल बराबर क्या होता है? ma, ठीक है? F फोर्स इक्वल्स टू ma, तो 1 ग्राम द्रव्यमान को 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण देता है, ठीक है? वो क्या होता है? 1 डाइन के बराबर होता है, ठीक है? तो मैं हर एक जो भी फॉर्मूला है उसको आपको थ्योरेटिकल वे में भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक? 1 डाइन कितना होता है? 1 किलोग्राम मास, 1 ग्राम मास या फिर कहे द्रव्यमान, उसको 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण देता हो। बात क्या की गई है? सीजीएस में। सीजीएस में हम क्या लेंगे? ग्राम लेंगे। किसमें? ग्राम, ठीक है? सीजीएस में जो मेजरमेंट होता है किसका? वेट का, वो होता है ग्राम में, और लेंथ का मेजरमेंट होता है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, और सेकंड तो टाइम तो है ही सेकंड में, ठीक है? आप सीजीएस की अगर फुल फॉर्म देखें, सीजीएस, तो ये होती है सेंटीमीटर, जो कि होती है लेंथ। 1 सेकंड गाइस, ये होती है सीटी, सेंटीमीटर, ये होती है ग्राम, जो कि वेट के लिए होता है, और ये होता है सेकंड, जो कि टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक? तो यहाँ पर हमने देखा सी इज द राइट आंसर। न्यूटन जो है वो बल की यूनिट होती है, ठीक? किसकी? बल की। और बात करें किलोग्राम मास, ठीक? नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मच वॉट इज इन 1 हॉर्स पावर, तो ये डायरेक्ट है 746 वॉट। 1 हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वॉट। नेक्स्ट देखते हैं, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, आप घरों में कई बार देखा होगा आपने, जो आपकी यूनिट होती है उसे हम किलोवाट आवर कहते हैं, ठीक है? एक यूनिट जो एनर्जी होती है घरों में, जो एनर्जी का कंजप्शन होता है, वो होता है किलोवाट आवर में, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक यूनिट बोलते हैं, ठीक है? तो यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक? तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो एग्जाम्पल के तौर पर देखें, तो अगर 1 किलोवाट की मशीन है, कोई 1 किलोवाट की मशीन है, ठीक है? वो 1 घंटे तक चल रही है, 1 घंटे तक चल रही है, तो वह क्या है? 1 यूनिट बनाएगी, ठीक है? ऐसे ही अगर आपके घर का लोड कितने जो भी आपके पंखे हैं, कूलर, फ्रिज, टीवी जो भी है, इन सबको मिला करके अगर मान लीजिए वो सब 1 घंटे में 1 किलोवाट एनर्जी का कंजप्शन कर रहे हैं, तो जो यूनिट बनेगी वो 1 यूनिट कहलाएगी, जिसे हम किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर कहेंगे, ठीक है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मास, ये है, इसकी यूनिट होती है किलोग्राम, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, और इलेक्ट्रिक पावर की होती है वॉट, ठीक? या फिर कहे किलोवाट, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, और 1 किलोवाट की अगर बात करें, 1 किलोवाट आवर, ये होता है 1000 वॉट की शक्ति का उपयोग कितने घंटे के लिए? 1 घंटे के लिए, ठीक है? 1 घंटे के लिए। ये क्या है? 1 यूनिट बनाएगा फिर, ठीक? और उस हिसाब से हमारा बिल आता है, ठीक? नेक्स्ट देखते हैं, ईवी इज द यूनिट ऑफ, तो इलेक्ट्रिक वोल्ट जो है, ये किसकी यूनिट है? ये है एनर्जी की, ठीक है? बात करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी के फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये ऊर्जा का मात्रक होता है, और एक ईवी वह ऊर्जा होती है जो एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के माध्यम से गुजरते समय प्राप्त करता है, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पर देखें, तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के बीच से गुजारा जाता है, 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के बीच से अगर गुजारा जाता है एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है? तो वह क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 ईवी एनर्जी प्राप्त करेगा, ठीक? ऑप्शन इज द राइट आंसर,
ठीक है। अगर बात करें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का होता है कूलाम्ब, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस होता है वोल्ट, और पावर की होती है वॉट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, निम्नलिखित में से कौन सी राशि एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो बात करें स्पीड, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, उसमें ही देखा था। ठीक है, ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि यह केवल क्या है, मैग्नीट्यूड को बताती है, न कि दिशा को, कि हमारी जो गाड़ी है वो कितनी स्पीड से चल रही है। ठीक है, गति की कोई दिशा नहीं होती, यह केवल डिस्टेंस को मेजर करती है, समय का डिस्टेंस और समय का अनुपात होती है कौन, स्पीड। अगर बात करें तो ये होती है डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक, और बात करें मास, द्रव्यमान की, तो यह भी एक स्केलर क्वांटिटी है, जिसे हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम होता है, किलोग्राम, ग्राम। ठीक, और क्योंकि जो मास होता है वो स्केलर क्वांटिटी कैसे है, क्योंकि इसका केवल आकार होता है, दिशा नहीं होती। और एनर्जी की अगर बात करते हैं, ऊर्जा की, तो ऊर्जा भी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका कोई दिशा नहीं होती, यह केवल क्या है, कार्य की क्षमता या फिर कहें वर्क की कैपेसिटी को मेजर करती है। ठीक, और ऑप्शन एक की अगर बात करते हैं, मोमेंटम, तो मोमेंटम बिल्कुल इसकी मैग्नीट्यूड भी होता है और इसकी दिशा भी होती है। ठीक है, अगर हम बात करें मोमेंटम, तो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान, मास और उसकी गति के गुणनफल के रूप में परिभाषित करते हैं, किसको, मोमेंटम को। तो यह दिशा के साथ जुड़ती है, और अर्थात इसे जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखें तो यदि कोई कार है, वो अगर 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, 10 मीटर पर सेकंड की गति से पूर्व की दिशा में चल रही है, तो उसका जो मोमेंटम उस गति के साथ जुड़ी दिशा के अनुसार होगा। ठीक है, जो मोमेंटम होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा। ठीक, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, पार्सेक इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो पार्सेक किसका मापने का मात्रक होता है, तो ये होता है खगोलीय दूरी, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। ये क्या होती है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, देखिए, एक पार्सेक सबसे पहले अगर देखें तो इसे हिंदी में कहेंगे एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को, ये खगोल शास्त्र से होती है। ठीक है, खगोल शास्त्र से रिलेट करती है। खगोल शास्त्र में दूरी को मापने की इकाई होती है पार्सेक, और एक पार्सेक जो है ना, एक पार्सेक ये होती है 3.26 लाइट ईयर, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। यह मुख्य रूप से जो हमारे तारे होते हैं, तारे और जो अन्य खगोल शास्त्रीय जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जब भी साइंटिस्ट किसी तारे से पृथ्वी की दूरी मापते हैं, तो वे पार्सेक का यूज करते हैं। ठीक है, और तो ऑप्शन 20 इसका राइट आंसर होगा। ब्राइटनेस ऑफ हेवनली बॉडीज, तो आकाशीय पिंडों की चमक, ये क्या है, ये तो ल्यूमेन या फिर को कहें कैंडेला, इन जैसी यूनिट से इनका यूज होता है इसमें। और ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ जायंट स्टार्स, तो ये मीटर पर सेकंड, यानी कि वेलोसिटी आ रही है इसमें। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसमें आ रही है ब्राइटनेस, तो यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी कि ज्योति तीव्रता की बात हो रही है। डेंसिटी की बात हो रही है, द डेंसिटी ऑफ स्टार्स, तो ये इसकी तो कोई यूनिट होती नहीं है। ठीक है, बात सॉरी, ये होता है घनत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, घनत्व को। ठीक है, तो घनत्व को मापने के लिए आमतौर पर किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, या फिर कोई अन्य यूनिट्स का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन भी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज इक्वल्स टू, तो ये होता है 1.01325। ठीक है, एक एटमॉस्फेयर दबाव जो होता है वो लगभग 1.011325 के बराबर होता है, बार होता है। ठीक है, क्या होता है, बार। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक एटमॉस्फेयर क्या है, ये होता है 101,325 पास्कल, पास्कल के बराबर कौन, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो एक बार होता है, एक बार ये कितना होता है, ये होता है 1,000 पास्कल के बराबर। ठीक है, 100,000। ठीक, तो इस प्रकार हमने देखा कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 1.01325 बार के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स इज यूजुअली मेजर्ड बाय मींस ऑफ अ, तो द्रवों का विशिष्ट गुरुत्व सामान्यतः किसके द्वारा मेजर की जाती है। तो यहाँ पर बात हो रही है विशिष्ट गुरुत्व की, तो इसको मेजर करते हैं हाइड्रोमीटर से।
किससे? हाइड्रोमीटर से। ठीक है, तो हाइड्रोमीटर का यूज लिक्विड के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए यूज किया जाता है। यह एक उपकरण होता है जो कि डेंसिटी के आधार पर, किसके आधार पर? डेंसिटी यानी कि घनत्व के आधार पर उनका विशिष्ट गुरुत्व यानी कि यूं कहें स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापता है। इसका प्रयोग आमतौर पर तरल पदार्थों यानी कि लिक्विड सब्सटेंस के डेंसिटी या फिर विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए होता है। ठीक है, हाइड्रोमीटर जो है वो एक ऐसा उपकरण है जिसका यूज लिक्विड के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। इसे जो लिक्विड की जो घनता है, उसकी जो डेंसिटी, उसके आधार पर कार्य करते हुए जो भी विशिष्ट गुरुत्व यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, उसका निर्धारण करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, और इस उपकरण को या फिर कहें यह उपकरण जो है वो लिक्विड में डुबो करके, लिक्विड में इसे डुबो करके जो भी लिक्विड है उसके डेंसिटी के अनुसार तैरता है। ठीक, और इसका जो विशिष्ट गुरुत्व है उसको हम मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन ए की हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर तो आर्द्रता को मापता है। ठीक है, जो वायुमंडलीय में नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, उसको मेजर करने के लिए होता है हाइग्रोमीटर। थर्मोमीटर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए होता है। और पीजियोमीटर, पाइजोमीटर, ये क्या है? ये क्या है? एक इलेक्ट्रिक दबाव, मतलब कोई जो प्रेशर है, प्रेशर को मेजर करने के लिए होता है। कौन? पीजियोमीटर। ठीक है, पी फॉर प्रेशर, पी फॉर पीजियो। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज द वोल्ट मीटर मेजर? तो वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच में विद्युत के वो दो पॉइंट के बीच में विभवांतर को, विभव के अंतर को, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, बैरोमीटर इज यूज्ड टू। तो बैरोमीटर आ गया तो ये एक तरीके से दाब के बारे में बात करेगा। कौन सा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब। तो बैरोमीटर के बारे में बात की हमने, यह वायुमंडलीय दाब को मेजर करने के लिए होता है। ठीक है, तो बैरोमीटर में जो खासकर मरकरी बैरोमीटर में होता है, ये क्या है? पारे की ऊंचाई को देख करके, इसमें क्या है? एक पारा होता है, पारे की ऊंचाई को देख करके हम जो भी एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उसको हम मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे पारे की ऊंचाई के रूप में मापा जाता है और इसकी जो यूनिट होती है वो mmHg या फिर यूं कहें ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है। ठीक है, तो यह वायुमंडल में मौजूद जो प्रेशर है उसको मेजर करता है, जो मौसम और ऊंचाई के हिसाब से बदलता रहता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स विल बी यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट? तो निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र है जो विद्युत धारा को मेजर करने के लिए होता है? वो है अमीटर। ऑप्शन बी, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करने के लिए, ओम मीटर रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, और वेव मीटर जो है तरंग दैर्ध्य यानी कि वेव लेंथ को मेजर करने के लिए होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, द वैल्यू ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम इज। तो 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है? देखिए, एंगस्ट्रॉम क्या है? एंगस्ट्रॉम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एंगस्ट्रॉम एक लेंथ की यूनिट होती है। किसकी? लेंथ की। ठीक है, जो कि आमतौर पर परमाणु आकार या फिर कहें एटॉमिक स्केल के माप के लिए यूज होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम जो है, एक एंगस्ट्रॉम वो होता है 10⁻⁴ माइक्रोन। ठीक है, माइक्रोन के बराबर होता है और यह लगभग 0.1 नैनोमीटर, 0.1 नैनोमीटर के बराबर होता है। और यह इकाई खासतौर पर जो केमिस्ट्री है और फिजिकल, उनके आणविक, उनमें आणविक संरचना कहें, मॉलिक्यूल जो स्ट्रक्चर है उनको अध्ययन करने के लिए होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, the top scale of the screw gauge is marked with 50 divisions. If the pitch of the screw is 1 mm, then the least count of the screw gauge. तो यदि स्क्रू गेज के शीर्ष पैमाने पर 50 डिवीजन है और स्क्रू का पिच 1 mm है, तो स्क्रू गेज का न्यूनतम गिनती यानी कि लीस्ट काउंट क्या होगा? तो स्क्रू गेज, तो लिस्ट काउंट की जो गणना है, स्क्रू गेज के लिस्ट काउंट की अगर गणना की अगर बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है क्या? लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, 1 सेकेंड गाइस, ये होता है पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। तो हमें क्या दिया हुआ है? हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि जो कितना डिवीजन है ये है 50 डिवीजन और पिच कितना है 1 mm। तो 1 mm डिवाइड बाय 50 कितना हो जाएगा? 0.02 mm। ठीक है, ये हो जाएगा लीस्ट काउंट।
ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। तो स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो उस उपकरण की सबसे छोटी मेजर करने योग्य यानी मापी जाने योग्य इकाई को दर्शाती है, उसकी यूनिट को रिप्रेजेंट करती है। तो इस स्थिति में पिच 1 mm है और सर्कुलर पैमाना यानी सर्कुलर स्केल उस पर कितने डिवीजन है, 50 डिवीजन है। तो इसलिए जो न्यूनतम गिनती होगी, न्यूनतम स्केल होगा, लिस्ट काउंट होगा, वो होगा 0.02 mm। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू, तो 1 माइक्रोन होता है 1/1000 mm। ठीक है, 1 माइक्रोन को 1 माइक्रोमीटर भी कहा जाता है। 1 माइक्रोन को क्या कहा जाता है, 1 माइक्रोमीटर। और माइक्रो क्या होता है, ठीक है, ये होता है, अगर हम mm की अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पर क्या है mm है ज़्यादातर ऑप्शंस में, तो mm 10⁻³ होता है। ठीक है, मिलीमीटर। तो माइक्रो तो क्या होता है 10⁻⁶, और मिलीमीटर mm क्या होता है 10⁻³ तो 10⁻�6 में से अगर 10⁻³ को दे देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1000 mm। ठीक है, 1000 mm। ठीक, सॉरी 1000 mm नहीं, 10⁻³ mm। ठीक, और इसको अगर हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1000 mm। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अगर हम बात करें 1/100 mm की, तो ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, 1 नैनोमीटर यानी कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 1 नैनोमीटर होता है ऑप्शन नंबर सी 10⁻7 सेंटीमीटर के। ठीक है, 10⁻7 सेंटीमीटर। तो यहां पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, तो ये थे सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। ऐसे ही चैप्टर वाइज हम सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, तो जुड़े रहें और अपनी प्रिपरेशन में फाइन शार्प देते रहें हमसे जुड़ करके। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।